हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसमें हम देखेंगे सीरीज ग्रुपिंग किस तरह से होती है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स किस तरह से होती है, किस तरह के उनके क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो सेशन है बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम सेल्स की ग्रुपिंग देखेंगे दो तरीके से। एक देखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सेल्स को कनेक्ट किया जाएगा, और एक हम देखेंगे जब उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाएगा। सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उनकी पोलैरिटी सेम रहेगी तब क्या कंडीशन बनेगी, जब उनकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी तो क्या कंडीशन बनेगी। सेम कहानी हम पैरेलल के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी फर्स्ट इसमें आएगा राइट ग्रुप ऑफ सेल्स। राइट ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो गया कि जब जितने भी सेल्स कनेक्टेड हैं उनकी पोलैरिटी सेम एंड पे। राइट ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब क्या हो गया कि उनकी पोलैरिटी सेम है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, ये वाला मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर एक सेल है। मैंने दो सेल ले लिए ना, एक ले लिया इसकी पोलैरिटी में इसकी ईएमएफ मान लेता हूँ मैं E1 और इसकी ईएमएफ मान लेता हूँ E2। तो अगर आप देखो तो ये यहाँ पर इसका प्लस है, यहाँ पर इसका माइनस है, यहाँ पर इसका भी प्लस है और ये माइनस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहेंगे राइट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि प्लस प्लस एक एंड पर है, माइनस माइनस दोनों साइड से करस्पॉन्डिंगली सेम पॉइंट पर है। करस्पॉन्डिंगली का मतलब यहाँ पर अगर ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी यहाँ पर है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर प्लस होता यहाँ पर माइनस हो जाता तो ये क्या कहलाता, ये कहलाता रॉन्ग ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि पोलैरिटी इनकी क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। अब इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं मान लूँ R1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान लूँ मैं R2। ठीक है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लूँ मैं, R2 मान लूँ। तो टोटल EMF जो हो जाएगी इस कंडीशन के लिए, टोटल EMF E इक्विवेलेंट अगर मैं इसको बोल दूं तो वो कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो यदि इस ग्रुपिंग के लिए करंट निकाला जाए तो करंट क्या होता है, ओम्स लॉ से V/R। तो अगर हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो करंट की जो वैल्यू होगी I वो किसके बराबर होगी, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हमें यदि ये कह दिया जाए कि ये जो सर्किट है इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। ठीक है, यानी कि अगर ये कुछ ऐसा बना दिया जाए, अभी ये ऐसा है, इसको कुछ ऐसा बना दिया जाए, इस तरह का बना दिया जाए, ये R, ये R1, ये R2, ये E1 है यहाँ पर और ये E2। ठीक है, तो इस केस में जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R। और E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर करंट आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा, एक मिनट, E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। कैपिटल R जो है वो क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो कैपिटल R है, ये वाला कैपिटल R, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब अगर ये आइडेंटिकल होते, अब अगर ये दोनों सेल आइडेंटिकल हैं, इफ़ बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, यदि दोनों सेल क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, E1 इक्वल्स टू E2 और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। तो ये जो I की वैल्यू है हम इसको क्या लिख सकते हैं, E1 और E2 दोनों सेम हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं 2E, और ये कितना हो जाएगा, 2R प्लस कैपिटल R। कितना हो जाएगा, 2R प्लस कैपिटल R। ये कब है,
जब ये दोनों सेल्स क्या है, आइडेंटिकल हैं, ये 2 सेल के लिए है। लेट सपोज कि यहाँ पर n सेल होते है ना, मान लेते हैं यहाँ पर कितने सेल होते हैं, n सेल होते हैं। लेट n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अभी पोलैरिटी उनकी कोई चेंज नहीं है, तो n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड होते तो EMF जो इक्विवेलेंट EMF है वो कितना हो जाता है, n इंटू ई, और R इक्विवेलेंट जो है सबका वो कितना हो जाता है, n इंटू आर। ठीक है, और कैपिटल R इक्विवेलेंट हम निकालते तो वो कितना हो जाता है, NR प्लस R। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आ जाती वो कितनी आ जाती, NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया, जिसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह के बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये हो गया n आइडेंटिकल सेल्स को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो उनके लिए करंट का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर मैं स्पेशल केसेस की बात कर लूँ, कुछ स्पेशल केसेस क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर। स्पेशल केसेस पहला अगर मैं बात करूँ तो यदि हमें कहा जाए कि NR ग्रेटर देन है कैपिटल R से, ठीक है, इफ़ NR ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो NR की वैल्यू है इस कैपिटल R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, और कैपिटल R के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो R को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। देन R कैन बी नेगलेक्टेड। तो इस R को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में I क्या बनेगा, NE अपॉन N और स्मॉल r। तो ये क्या बनेगा, E अपॉन R, और E अपॉन R क्या हो गया, किसी एक सेल के लिए करंट की वैल्यू हो गई। हैंस करंट इन R इज इक्वल टू current of one cell. So this type of series combination does not work। तो इस टाइप का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो काम नहीं करता है, यानी कि इसका हम किसी भी तरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस इसमें जो बन सकता है, दूसरा केस क्या बनेगा कि यदि एक बार हमने लिखा ये NR ग्रेटर देन R है, यदि ये NR लेस देन R हो जाए तो उस केस में हम नेगलेक्ट कर देंगे किसको, N और इंटू स्मॉल r को। देन नेगलेक्ट NR। तो NR को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। NR को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, वो बनेगी I इक्वल्स टू NE अपॉन R, और NE अपॉन R बढ़ेगी, इसका मतलब जो करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस R में वो N टाइम्स होगी एक सेल की करंट का। ठीक है, सो करंट इन रेजिस्टेंस R इज N टाइम्स ऑफ द करंट ऑफ वन सेल, और n टाइम्स है इसलिए ये टाइप की जो सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल्स का ये काम करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वर्क्स, और ये जो है क्या करेगा, काम करेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि यदि ये वाली कंडीशन है, जब NR ग्रेटर देन R है तो जो करंट होगी या जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, और जब ये वाली कंडीशन होगी तो क्या जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है आइडेंटिकल सेल्स का तो करंट की वैल्यू क्या होगी, NE अपॉन NR प्लस R। अब इसमें अभी तो हमने देखा कि जब आइडेंटिकल सेल्स और उनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है, उनको कनेक्ट कर दिया जाए। अब यदि उनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो का मतलब रॉन्ग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, रॉन्ग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो दूसरा हम बात करें, दूसरा कौन सा, रॉन्ग ग्रुपिंग, और ये सीरीज में ही चल रहा है ना, रॉन्ग ग्रुपिंग। तो रॉन्ग ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया कि मैंने सेल्स कुछ इस तरह से लगा दिए। मान लो एक सेल ये है
और एक सेल मैंने ऐसे लगा दिया। तो अब देखो आप इनकी पोलैरिटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इसका रेजिस्टेंस इंटरनल R1 है और इसका R2 है, इसकी EMF E1 है और इसकी EMF E2 है। तो इस केस में जो EMF होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 है, ठीक है, E1 है ग्रेटर देन E2 है, ये मैंने मान लिया है। तो इस केस में E इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, E1 माइनस E2, और R इक्विवेलेंट की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे उनकी पोलैरिटी भी कितनी डिफरेंस चेंज कर लें हम, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है वो क्या रहना है, सेम रहना है ना, वो R1 प्लस R2 रहेगा। तो इस केस में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक, E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। और यदि कोई एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्टेड है, यदि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, इफ़ external resistance R is connected, then I is equals to E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। तो उस केस में कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5 आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है, मैं कहूँ कि वी हैव 5 आइडेंटिकल सेल्स, एक मिनट, आइडेंटिकल सेल्स in which one is wrongly connected, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो सीन है ये कुछ इस तरह से है। मान लो ये सेल्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह से लगे हुए हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है, ये इन चारों से डिफरेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा नेट ईएमएफ जो आइडेंटिकल सेल्स है, यानी कि इन चारों के लिए जो नेट ईएमएफ हो गया वो कितना हो गया, राइट कनेक्शन के लिए, तो फॉर राइट कनेक्टेड के लिए ईएमएफ हो गया मेरा नेट कितना हो गया, 4E, 1 2 3 एंड 4। और रॉन्गली कनेक्टेड के लिए ईएमएफ कितना हो गया, ई रॉन्गली के लिए कितना हो गया, इसके लिखूँगा -E। तो E इक्विवेलेंट जो बचेगा यहाँ पर वो कितना बचेगा, 4E माइनस E इक्वल्स टू 3E। कितना बचेगा, 4E माइनस E इक्वल्स टू 3E। तो जब हमने 5 सेल्स कनेक्ट कर रखे थे, उनमें से एक अगर रॉन्गली कनेक्टेड था तो जो EMF रिड्यूस हो गया वो कितने से हो गया, 2 से रिड्यूस हो गया। कितने से रिड्यूस हो गया, 2 से रिड्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस तो सेम रहना है, R इक्विवेलेंट कितना रहेगा, जितने नंबर ऑफ सेल्स है तो 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5R हो जाएगा, ठीक है। कि रेजिस्टेंस में हम ऊपर बात कर चुके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट में चेंज आ गया 2 का, जब कितने लगाए मैंने 5। तो यदि मैं कह दूँ कि N सेल्स है मेरे पास, कितने सेल्स हैं, N सेल्स हैं, तो यहाँ से मेरे पास एक केस बन के आ गया कि इफ़ वी हैव N सेल्स, we have N cells and M are connected in a wrong way, M connected है wrong way में, then नेट EMF जो आएगी वो कितनी आएगी, N तो कनेक्टेड थे किससे, राइट वे में, ठीक है। तो EMF आएगी कितनी, एक मिनट इसको मैं लिख देता हूँ वापस से, यहाँ से ऐसे, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी N माइनस 2M और इंटू E। ये फार्मूला कैसे बना, देखो भाई, जब यहाँ पे 5 थे, कितने थे 5, तो अगर इसमें N की जगह मैं डालूँ 5, तो N की जगह मैंने डाला 5, कितने नंबर ऑफ सेल्स थे जो रॉन्गली कनेक्टेड थे, 1, तो -2 इंटू 1 तो इंटू E कितना बचा, 3E,
ठीक है, यहाँ पर भी 3 आया था, यहाँ पर भी 3 आया था। और सिंपली आप वैसे बनाना चाहो तो n कनेक्टेड है, m रॉन्गली कनेक्टेड है, तो हमने क्या करना है, जो राइटली कनेक्टेड थे उसमें से माइनस कर देना है जो रॉन्गली कनेक्टेड थे, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया। तो हमारे पास ये फार्मूला बन के आ गया, ये फार्मूला बन के आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम करंट का फार्मूला लिखना चाहें तो करंट का फार्मूला कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगी सो करंट I कितनी हो जाएगी, n-2m इंटू ई, और अपॉन आर इक्विवेलेंट यदि n है तो उनके लिए NR प्लस कैपिटल R। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास बन गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जब n सेल्स हैं उनमें से इतने नंबर ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड हैं तो EMF बताइए कितनी आने वाली है, या करंट बताइए कितनी आने वाली है। तो ये था सीरीज़ कॉम्बिनेशन किसका, सेल्स का। एक बार जब हमने देखा आइडेंटिकल सेल्स हैं और वो राइटली कनेक्टेड हैं, और एक बार हमने देखा जब आइडेंटिकल सेल्स है और वो रॉन्गली कनेक्टेड है। तो दोनों केसेस में हमारे पास अलग अलग फार्मूले आए। फिर हमने एक स्पेशल केस बनाया कि जो कैपिटल R है और अगर स्मॉल r है उसको डिफरेंशिएट किया जाए, यानी कि उन दोनों में देखा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके बेस पर अलग से हमारे पास फार्मूला निकल के आया। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेटर हो। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 6 वोल्ट। ठीक है, हर किसी की जो EMF है वो 6 वोल्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R 5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टर है जो उसके रेजिस्टेंस 5 ओम है और करंट है उसमें 10 ओम की। ठीक है, इफ़ 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज विद द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टर, उनमें से 2 सेल्स को रॉन्गली कनेक्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, विद द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी 6.45 एम्पियर। तो हमें इसमें नंबर ऑफ सेल्स बताना है, कितने कनेक्टेड हैं और वो बताना है। तो देखो यार, इसमें पहले जो लाइन है, पहली लाइन में लिखा है n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF 6 वोल्ट। तो यहाँ से तो मैं सीधा सीधा हमारा जो पहला फॉर्मूला था कौन सा था, I = NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R, ये पुट कर दूँगा। तो n नंबर ऑफ सेल्स है और EMF हर किसी की कितनी है, 6 है, और NR प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, और पहले केस में करंट कितना है, 10 एम्पियर। तो ये तो हमारा सीधा सीधा सिंपल सा केस बन गया। अब इसमें बोला कि 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज, यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, एंड विद द सेम एक्सटर्नल रेजिस्टर्स द करंट फ्लोइंग द सेल विल बी 6.4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें ये लगेगा कि 2 सेल्स कनेक्टेड हैं, 2 सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, I डैश = n-2m = E अपॉन NR प्लस R। ठीक है, ये हमें लगेगा और हम यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देंगे, m की वैल्यू डाल देंगे 2 2 4, और यहाँ पर हम डाल के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर अगर हम ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम आप देखोगे तो इसमें ये 2 सेल्स, ये सबकी पोलैरिटी नीचे सेम है जब ये n थे। अब ये 2 सेल्स हैं ऊपर वाले जो इनको कनेक्ट किया गया है रॉन्गली, तो इसकी पोलैरिटी देखो और इसकी पोलैरिटी देखो। ठीक है, तो ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इन दोनों का इफेक्ट ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल सेल्स थे n, तो ये दोनों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो हमारे पास जो टोटल सेल्स बच गए, अब वो कितने बच गए, n-2। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बच गए वो कितने बच गए, n-2 बच गए। तो हमें यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि डायग्राम हमें दे रखा है, उसमें हमें दिख रहा है कि दोनों जो सेल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स बचे हैं अब वो कितने बचे हैं, n-2। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, I डैश = n-2 इंटू E अपॉन NR प्लस E। ठीक है, अब इन्होंने कैंसिल आउट किया है तो इनकी रेजिस्टेंस तो अभी भी है, इनकी रेजिस्टेंस अभी भी है, तो वो हमने कंसीडर की हुई है। ठीक है, यहाँ पर n-2 नहीं लगाना है नीचे। अब अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितनी एम्पियर हो गई, 6.45 एम्पियर। n-2 EMF कितने का है, EMF वही कितने का है, 6 वोल्ट का है, तो ये 6 वोल्ट अपॉन NR प्लस ये कैपिटल R है, और यहाँ पर ये कैपिटल R की वैल्यू कितनी, 5। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करो, दोनों को सॉल्व आउट कर दो, तो दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाइंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, सिंप्लीफाई इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। तो ए फर्स्ट एंड टू को सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ से n की वैल्यू आपको मिलेगी 10 एंड r की वैल्यू मिलने वाली है 0.1 एंड आई एम श्योर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मेन जो आपको चीज़ कंसीडर करने वाली थी, जो कॉन्सेप्ट था जो आपको ध्यान देने वाला था ये, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दोनों सेल एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स जो बच जाएंगे वो कितने बच जाएंगे? n-2, ठीक है। चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। n आइडेंटिकल सेल है, इनकी EMF है सबकी E और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, आर जॉइंड इन सीरीज टू फॉर्म अ क्लोज सर्किट। ये क्लोज सर्किट बनाते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन सेल। एक सेल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? n है, तो E इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा? n इंटू ई। सबका रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n इंटू आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो I इक्वल्स टू कितना हो गया? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? NE, और इसकी वैल्यू कितनी है? NR। ये मर गया, तो ये कितना बच गया? E अपॉन R। हमें एक सेल के अलोंग क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम एक बार इसका सर्किट ड्रॉ कर लें। तो सर्किट कुछ अगर मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, ये इसकी EMF हो गई E और ये हो गया रेजिस्टेंस R। एक सेल के लिए बात हो रही है, और ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन है हमारी, ठीक है। तो देखो साहब, ये इसमें हम क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पर जो ये सेल है, ये इसकी माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, तो ये पॉइंट A ले लेता हूँ मैं और ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं B। तो इसके लिए अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से मैं इक्वेशन लिखूँ या इक्वेशन सिंप्लीफाई लिखूँ तो कितना बनेगा? VA माइनस, ये माइनस से प्लस जा रहा है इसको, इसलिए इसको क्या लेंगे? पोटेंशियल राइज हो रहा है, इसको लिखेंगे इसको प्लस। इसके लिए इसको क्या लिखेंगे? प्लस। और यहाँ से देखो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, प्लस से माइनस पे आएगा, इसको लिखेंगे माइनस IR माइनस VB इक्वल्स टू 0। I की वैल्यू यहाँ से लिखो कितनी है? E अपॉन R। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू, सबसे पहले तो कितना हो गया है? IR प्लस का और माइनस E। तो I की वैल्यू कितनी है? E अपॉन R। तो E अपॉन R इंटू R माइनस E। तो ये R से R मर गया और E से E खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में जो एक सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी कि हर सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो होपफुली ये जो क्वेश्चंस थे या जो ये कॉन्सेप्ट था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ सीरीज़, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी दोनों कॉम्बिनेशंस की राइट ग्रुपिंग में हमें क्या करना है, रॉन्ग ग्रुपिंग में क्या करना है। स्पेशल केसेस कि NR ग्रेटर देन R, कैपिटल R होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R ग्रेटर देन NR होगा तो क्या बनेगा, है ना। और यदि n नंबर ऑफ सेल्स हैं, आइडेंटिकल हैं, m रॉन्गली कनेक्टेड हैं तो क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये तो सारी बात हुई किसकी, सीरीज ग्रुपिंग के लिए। अब हम बात करेंगे किसके लिए, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। तो अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। इससे पहले हमने देखा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स और उसके हमने क्वेश्चंस किए, तो अब हम करने वाले हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम शो किया गया है, सर्किट डायग्राम है, जिसमें 3 बैटरीज लगी हैं, एक है E1, एक है E2 और एक है E3, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, स्मॉल r है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। तीनों पैरेलल में हैं, तो एक से करंट आ रही है I1, एक से करंट आ रही है I2 और एक से करंट आ रही है I3। यहाँ पर इस सर्किट को रिड्यूस करके इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक बनाया हुआ है। इसका क्या यूज़ है ये हम बाद में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लूँ, मैं लगा लूँ KVL किसके लिए लगा लूँ, मैं ब्रांच पकड़ लेता हूँ ये वाली EFAB, है ना, और यहाँ पर पॉइंट है D। तो अप्लाई KVL फॉर द पाथ हम चल रहे हैं इसके अपोजिट पाथ पे चल रहे हैं ना, तो पाथ ले लेते हैं हम AFEDC और B, है ना। हम इस तरह से ये पाथ हमने लिया हुआ है और करंट का जो फ्लो है वो ऐसे है। तो हम करंट के फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं और ये वाला पाथ है हमारा, ये वाला पाथ है ना। मैं यहाँ पे इसको एक बार हाईलाइट और कर देता हूँ। ये वाला पाथ है हमारा, ये वाला पाथ, ठीक। तो ये वाला पाथ है हमारा, इस पाथ पे चल रहे हैं हम और करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको दिख रही है जो करंट है वो
जो है वो इस डायरेक्शन में है और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसके लिए केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो प्लस से माइनस, यहाँ पर क्या है ड्रॉप है तो क्या लिखेंगे -E1, ठीक है। फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या आएगा, यहाँ पर राइज आएगा, यहाँ प्लस में लिखेंगे, ये हम बात कर चुके हैं पहले। तो यहाँ क्या आएगा +I1R1। सिमिलरली यहाँ पर कहानी होगी, यहाँ पर जो करंट है वो पूरे इक्विवेलेंट करंट वो कितनी है I, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा I × R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 0, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको रिड्यूस करें इक्वेशन को, या ट्रांसफॉर्म करके लिखना चाहें तो ट्रांसफॉर्म करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I1R1 इक्वल्स टू -IR और प्लस का E1, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। ये कैपिटल R कर लो इसको, ये वाला जो स्मॉल r है इसको कर लो कैपिटल R, ये भी क्या हो गया कैपिटल R। अब यहाँ से अगर I1 की वैल्यू हम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी -IR/R1 प्लस E1। तो ये हुआ किस पाथ के लिए, ये इस पाथ के लिए हुआ AFEDCB के लिए। सिमिलरली सेकंड ब्रांच से और सिमिलरली इस थर्ड ब्रांच से भी हम करंट निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली फॉर सेकंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच, सेकंड और थर्ड ब्रांच के लिए भी अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -IR/R2 प्लस E1 अपॉन, यहाँ पे R1 लगाना भूल गया मैं, यहाँ क्या आ जाएगा E2/R2, और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -IR/R3 प्लस E3/R3। ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ पता है कि क्या पता है कि जो टोटल करंट है I वो किसके बराबर है, I1 + I2 + I3। तो I जो है वो किसके बराबर है, I1 + I2 + I3, ठीक है। तो यहाँ पर ये I1 I2 I3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें हम, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो I की जो वैल्यू है, I1 की वैल्यू कितनी है माइनस कितना IR/R1 प्लस IR/R1, ये R1 नहीं है कैपिटल R वाला, ये सिर्फ R है, प्लस E1/R1, यहाँ पर -IR/R2 प्लस E2/R2 -IR/R3 प्लस E3/R3, ये है। इसको रिड्यूस करके हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके जो E वाले हैं उनको सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो E वाले एक साथ लिख लिए, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने माइनस, और क्या कॉमन आ गया, I कॉमन आ गया। तो ये क्या बन गया R/R1 प्लस R/R2 प्लस R/R3, ये बन गया है। अच्छा, अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि ये जो I है इसको मैं इधर ले जा सकता हूँ, तो इसको मैं इधर लेके आ गया। तो यहाँ I प्लस I और R भी कॉमन हो गया, तो क्या बन गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं I कॉमन ले लूँ, I कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है 1 प्लस कैपिटल R, और यहाँ से क्या दिख रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये दिख रहा है। और इक्वल्स टू किसके बराबर है ये, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, इसके बराबर है। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, I की। तो I की वैल्यू कितनी हो गई है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, और अपॉन में 1 प्लस कैपिटल R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो आ गया एक स्टैंडर्ड फार्मूला। कौन सा फार्मूला आ गया, स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी, क्या ध्यान रखना था यहाँ पर कि ये जो अभी मैंने सेल्स कनेक्टेड किए हुए हैं ये सारों की पोलरिटी क्या है, इनकी सेम है, पोलरिटी सेम है, यानी कि ये E1, ये E2 और ये E3, ये वाला प्लस प्लेट प्लस प्लेट प्लस प्लेट, ये माइनस माइनस माइनस, तो पोलरिटी इनकी सबकी सेम है। अगर अपोजिट होगी तो कहानी अलग हो जाएगी, अपोजिट होगी तो जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ये सब किस में है, प्लस में है ना। अब यदि एक कंडीशन लगा दी जाए
कंडीशन लगा दी जाए कि ये सभी आइडेंटिकल हैं, ठीक है। इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, यदि ये जितने भी सेल हैं, अभी 3 बैटरी हैं तो तीनों बैटरी आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि E1 इक्वल्स टू क्या हो गया, E2 इक्वल्स टू क्या हो गया, E3, मतलब की वैल्यू क्या हो गई E, और R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 का मतलब क्या हो गया R। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ये तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3E/R ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नीचे 1 + R × 3/R। कहने का मतलब क्या है कि ये 3 सेल्स के लिए, ये 3 सेल्स के लिए है। यदि ये n सेल्स के लिए होता, कितने सेल्स के लिए होता, n सेल्स के लिए, तो सिमिलरली फॉर n सेल्स, तो n सेल्स कौन से होने चाहिए, आइडेंटिकल, n आइडेंटिकल सेल्स, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ n आइडेंटिकल सेल्स, n आइडेंटिकल सेल्स। यदि n आइडेंटिकल सेल्स के लिए हमें चाहिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, I = NE/R अपॉन 1 + R × N/R, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका हम स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट, स्टैंडर्ड नया पेज ले लेते हैं एक। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला हमारे पास आया I = NE/R और 1 + NR/R। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है उसको हम स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर देंगे और कैपिटल n स्मॉल n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, n से। इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, स्मॉल r से, विद स्मॉल r, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, करो इसको मल्टीप्लाई करो पहले आप। तो I = NE/R, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है r से और डिवाइड करना है किससे, n से, ठीक है। एक कहानी तो ये हो गई। फिर नीचे वाले में आ जाओ, नीचे वाले में आओगे तो मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है r से, डिवाइड करना है n से, मल्टीप्लाई करना है r से, डिवाइड करना है n से। और ये वाला जो टर्म है इसको ऐसा का ऐसा लिखो, कितना है, NR/R। तो देखो क्या क्या कट रहा है, ये r से ये r मर गया, ये n से n मर गया। यहाँ पर देखोगे तो ये r से r ख़त्म, ये n से n ख़त्म। तो अल्टीमेटली फाइनली जो हमारे पास फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, E/R/N + R। ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया। यदि n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल उनकी ग्रुपिंग है तो करंट का जो फार्मूला आ गया सर्किट से वो ये आ गया। अब इसके स्पेशल केसेस अगर हम बनाना चाहें तो स्पेशल केसेस क्या बनेंगे, स्पेशल केसेस जैसे हमने सीरीज़ के केस में देखा था वैसे ही ठीक यहाँ पर देखेंगे। तो इफ़ R ग्रेटर देन स्मॉल r/n, यदि r की वैल्यू बड़ी है किससे, स्मॉल r/n से, तो उस केस में क्या होगा, ये जो टर्म है r/n इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। देन नेग्लेक्ट स्मॉल r/n। तो हमारे पास ये इक्वेशन डिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, I = E/R। और इसका मतलब ये एक सेल की करंट हो गई जो कि फ्लो होगी किसमें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सो दिस करंट will flow in external resistance R that is equals to current of one cell, hence this type of parallel grouping are not in use। इस तरह की जो पैरेलल ग्रुपिंग है इसका कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना।
कब? जब ये कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर बाय एन है। सेकंड केस इसका क्या बनेगा? सेकंड केस बना लो। तो सेकंड केस बनाओगे तो उस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये स्मॉल आर बाय एन है इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो सेकंड केस बनाओगे तो सेकंड केस में आप क्या करोगे, आर को लेस देन कर दोगे स्मॉल आर बाय एन से। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी आई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ई अपॉन, अब ये आर छोटा हो गया तो ये बनेगा आर बाय एन, तो यहाँ से आ जाएगा एन ई अपॉन आर, ठीक है। और ये बन जाएगा तो ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू हो जाएगी। और दिस टाइप ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग इज ऑफ यूज, यानी कि ये यूज में ली जा सकती है। इससे पहले जो हमने बनाई थी वो किसी काम की नहीं थी, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, करंट की। अब कई बार क्या है कि जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूला से हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है, फंस जाता है इस क्वेश्चन में ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार वापस से डायग्राम को देखते हैं। वापस से डायग्राम देखो तो ये एक मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ इस बैटरी के अगेंस्ट। दो बैटरी के अगेंस्ट लेके मैं ये सॉल्व कर देता हूँ, है ना। ये कितनी भी बैटरी हो उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हो। दो बैटरी के लिए अगर मैं काम करना चाहूँ तो दो बैटरी के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E1, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, क्योंकि सब पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप सबका क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो क्या लिखा जाएगा, E1 माइनस I1 और R1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन R1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं किसके लिए, हम लिख सकते हैं I2 के लिए। तो I2 के लिए हम क्या लिखेंगे, E2 अपॉन R2 और माइनस V अपॉन R2, ऐसा लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सिर्फ दो सेल ही लगे हुए हैं ना, तीन नहीं लगे हुए, दो लगे हुए हैं। तो नेट जो करंट हो जाएगी I, वो किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2 के। तो ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पर रख दें तो ये कितना बन जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बन गया। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2 माइनस, सिमिलरली सेम कहानी यहाँ पर, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन को V को इधर ले आओ, इक्वेशन क्या बनेगी, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और ये इक्वेशन क्या हो गई, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और यहाँ पर हो गया माइनस I। अब ये जो टर्म है ये वाला, इसको दोनों साइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो इससे। तो इससे डिवाइड कर दोगे तो ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी आपकी, ये इक्वेशन बन जाएगी, फाइनल जो V की वैल्यू है वो बनेगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई है, इस वैल्यू को हम फर्दर रिड्यूस कर लेंगे, और फर्दर रिड्यूस करके हम लिख देंगे फर्दर रिड्यूस करके क्या लिख देंगे, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब ये जो E इक्विवेलेंट है, ये E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई थी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि E इक्विवेलेंट जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेसिकली अगर ऊपर से मैं कॉमन निकाल लूँ कितना, R1 R2, कितना कॉमन निकाल लूँ, R1 R2 कॉमन निकाल लूँ तो कितना बनेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। और यहाँ जो बनेगी वो क्या बनेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
तो ये बन जाएगी किसकी वैल्यू, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू बन जाएगी, जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाली है आपको। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पैरेलल ग्रुपिंग के लिए आपको अगर ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलवाई जाएगी तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। मुझे पता है कि हमने डेरिवेशन किया है, बहुत लंबा चौड़ा है, कई लोगों के सर के ऊपर से भी गया होगा, पर इसको बार बार रिपीट करके देखोगे, बार बार इसको रिवाइंड करोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और अल्टीमेटली हमें ये फार्मूला ध्यान रखना है, ये कब है, जब इनकी जो पोलैरिटी है वो सेम है, यदि इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देख लो, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखी है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दैट मीन्स कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये किसकी वैल्यू है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आपको ये यूज़ में आने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये सारी कहानी है किसके लिए, जब पोलैरिटी सेम है। यदि पोलैरिटी क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो पोलैरिटी यदि अपोजिट हो जाए, तो पोलैरिटी क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो यदि पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है तो उस केस में आपका जो ई इक्विवेलेंट है, लेट सपोज कि E2 वाले की पोलैरिटी चेंज हो गई, तो उसको हम क्या लिख देंगे, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, और रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आना है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि E2 की चेंज हो गई है ना, हो सकता था E1 की चेंज हो गई, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा कहना है सिर्फ इतना सा है कि पोलैरिटी जब चेंज होगी तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ने वाली है और क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जब हमने ये फार्मूला बनाया, ये भी हमें इतना खास ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये वाला फार्मूला हमारे काम का है कि एक पैरेलल ग्रुपिंग के लिए n आइडेंटिकल सेल्स यदि हैं उसमें, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। फिर इसमें पूछ लिया जाएगा कि मैक्सिमम करंट का केस कौन सा है, तो मैक्सिमम करंट का केस होगा जब वो n से मल्टीप्लाई होगा। दो हमने केस बनाए ना स्पेशल केस, तो उसमें से मैक्सिमम करंट कहाँ पे होगी, सीरीज के केस की भी बात कर लूँ और पैरेलल के भी, जो n से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। n से कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, n से मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला, तो ये कौन सी हो गई, मैक्सिमम करंट की कंडीशन हो गई। कब, पैरेलल में। इसी तरह से सीरीज में n से मल्टीप्लाई हुआ था तो वहाँ पर भी एक कंडीशन बनी थी, ठीक है। फिर इसमें तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जब पैरेलल ग्रुपिंग है और क्या है, पोलैरिटी सेम है, तो ये रहेगी। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू या तो ऐसे निकालोगे या ऐसे निकालोगे। अच्छा, ये जो आर इक्विवेलेंट है ये किसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस का है, ठीक है। ये जो आर इक्विवेलेंट है ये किसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है। यदि आप ओवरऑल की वैल्यू लिखोगे, आर ओवरऑल की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो वो कैसे लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये जो आर होगा ये कौन सा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यदि इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई किसी की भी, तो उस केस में ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जानी है। तो ये आपको 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है इस केस में। डेरिवेशन हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, पर आप इसको 1-2 बार रिवाइंड करके देखोगे तो आपको ये पूरी की पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि ये कैसे चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब 1-2 न्यूमेरिकल इसके ऊपर करके देखते हैं, फिर ये चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आने लग जाएगी। तो हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर। न्यूमेरिकल में हमें बोला है 3 सेल्स ऑफ EMF 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, ठीक है। एक है 3 वोल्ट का, एक है 4 वोल्ट का और एक है 6 वोल्ट का। उनके रेजिस्टेंस हमें दे रखे हैं, एक का है 1 ओम, एक का है 2 ओम और एक का है 1 ओम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ देखो, तो इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी दोनों सेम है, जबकि ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसकी पोलैरिटी क्या है, चेंज है। तो हम सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे, ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, E1 अपॉन R1। 2 नंबर वाले की पोलैरिटी क्या है, चेंज है, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और अपॉन में क्या लिखना है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या क्या है, ई इक्विवेलेंट निकालना है। हमसे पूछा क्या है, इक्विवेलेंट, जैसा कि मैंने बताया था ई इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं सबसे पहले हम। तो ई इफेक्टिव या ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर पुट करो वैल्यू, तो E1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन R1 है ये, है ना। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, 4 और ये अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 1
अपॉन कितना हो गया 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ये 3 वैल्यू हो गई। अच्छा जी, इसको सॉल्व करो। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये 2 2 4 हो गया, तो ये 3 - 2 कितना हो गया 1 + 6, ये हो गया 1 + 6 7। और यहाँ पर देखो ये कितनी वैल्यू हो गई, इसका एलसीएम ले लो आप, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, ये 1/1 1 हो गया, 1/1 ये भी कितना हो गया 1 हो गया, 2 और 2 + 1/2, 2 + 1/2 कितना हो गया, एलसीएम ले लो 2 और 2 2 4 5, तो ये कितना हो गया 5/2। तो ऊपर कितना आ गया 7 × 2 और नीचे कितना आ गया 5, यानी कि 7 2 14। तो ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 14/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या पूछा है इसमें, फिर हमें पूछा है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यही हो गई, यही तो है ना आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पर है। तो 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैल्यू रख दो भाई, तो वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, तो ये कितना हो गया एलसीएम आ गया 2, एलसीएम आ गया 2 2 + 1 + 2, यानी कि कितना 5/2। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 1/r की वैल्यू है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा साहब 2/5 हो जाएगा। और क्या पूछा है आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव कौन सा वाला है, कैपिटल आर वाला है ना, आर इफेक्टिव कौन सा वाला है, कैपिटल आर वाला है। तो कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर के लिए मैंने बताया था इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो कैपिटल आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आर कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ये जो वैल्यू है कितनी है 1.6, तो कैपिटल आर है, और ये कितना है 2/5 है, तो 2/5 कितना हो गया 0.4, तो ये हो जाएगा कितना 2 ओम। तो ये हो गया आर इफेक्टिव की वैल्यू, ठीक है। अब चाहिए हमें क्या करंट, तो करंट अब कितनी आ जाएगी, ई इफेक्टिव आपके पास आ गया कितना आ गया 14/5, तो ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव, तो ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 14/5 और आर इफेक्टिव कितना है आपके पास 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आर इफेक्ट ई इक्विवेलेंट, ये आपके पास क्या आ गया आर इक्विवेलेंट, ये वाला, ये वैल्यू आर इक्विवेलेंट की आ गई, ये कैपिटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, और ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने फार्मूलाज़ का यूज़ किया, और जो हमने फार्मूला सेकंड बार में ड्राइव किया था, जो हमने इक्विवेलेंट बैटरी की इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है उसका फार्मूला आर इक्विवेलेंट का, वो हमारे ज़्यादा यूज़ में आया बजाय कि करंट का, जो हमने एक फाइनल फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2 सोर्सेज ऑफ करंट ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। इक्वल ईएमएफ है और दोनों की जो पोलैरिटी भी है वो भी सेम दिख रही है मेरे को। तो यहाँ से अगर इनके जो पोटेंशियल, सबसे पहले करंट निकाला जाए, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगा सर्किट में I = E, कितना है E + E, सीरीज़ में है ना सारे, अपॉन R1 + R2 + R, सीरीज़ के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 2E अपॉन R1 + R2 + R, ये तो वही करंट। अच्छा जी, अब पूछ क्या रहे हैं हमसे, पहले वो देख लेते हैं। सीरीज़ एंड हैव डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, और कहा है कि R2 जो है वो ग्रेटर देन R1। फाइंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की हमें वैल्यू निकालनी है, एट विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ वन ऑफ द सोर्स बिकम इक्वल टू 0, जिसके अबाउट, उस टर्मिनल के अक्रॉस निकालनी है जिसके अबाउट सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इनकी पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा V1 के लिए, यानी कि अगर इस बैटरी के लिए बात करूं तो क्या लिखा जाएगा E - I R1, करंट दोनों में सेम रहेगी, और V2 क्या लिखा जाएगा E - I R2। अब क्योंकि हमें कहा है कि रेजिस्टेंस किसका बड़ा है, सेकंड नंबर वाले का, यानी कि R2 का, तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसकी पोटेंशियल सबसे पहले क्या होगी 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस R2 is greater than R1, hence potential of battery second becomes 0,
ठीक है। तो ये 0 हो जाएगी, यानी कि V2 0 होगा, V2 0 होगा तो 0 इक्वल्स टू E माइनस आई। आई की वैल्यू कितनी है वो पुट करो आप, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो आप, तो कितनी है, ये वैल्यू है 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, और इनटू मल्टीप्लाई करना है किसको, इससे R2 से। अब वैल्यू किसको निकालनी है आपको वैल्यू निकालनी है इसकी कैपिटल R की, ठीक है। अच्छा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इसको उधर ले जाओ, तो E इक्वल्स टू 2ER2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, तो ये E से E मर गया यहाँ पर, ये E से E मर गया, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R, ऐसे लिखा जाएगा ना, इक्वल्स टू 2R2। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कैपिटल R की, तो ये 2R2 उधर जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, R2 बचेगा सिर्फ माइनस R1, तो हमारे पास कैपिटल R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, R2 माइनस R1, ठीक है। हालांकि ये सीरीज़ का क्वेश्चन था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई है तो। अच्छा, अब जो हमारे पास केस आ गया वो आ गया मिक्स ग्रुपिंग का, यानी कि सीरीज़ में भी है और पैरेलल में भी है। तो हमें एक सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट देखो, यहाँ पर ये सबसे पहले n आइडेंटिकल सेल्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और n आइडेंटिकल सेल्स का मतलब है कि उनकी जो पोटेंशियल है, जो उनकी ईएमएफ है बैटरी की, वो सेम है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, और टोटल नंबर ऑफ रोज जो हैं पैरेलल में कनेक्शन में वो है m। तो हमें दिया है कि n आइडेंटिकल सेल्स are connected in series, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो एक ब्रांच के अक्रॉस जो ईएमएफ हो गया वो कितना हो गया, n इंटू ई। अब क्योंकि ये पैरेलल में है, तो एक ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही सब ब्रांच के अगेंस्ट अक्रॉस जो है पोटेंशियल होगा, यानी कि ये जो है ये नेट होने वाला है, तो नेट जो पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, एन ई ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ब्रांच के लिए जो उसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस वन ब्रांच, तो एक ब्रांच के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो R इक्वल्स टू R1 लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, NR। ऐसी ही कितनी ब्रांचेज हैं, ऐसी ही हमारे पास हैं कितनी ब्रांचेज हैं, M ब्रांचेज हैं, तो नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R नेट इक्वल्स टू हो जाएगा NR अपॉन M, क्योंकि किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया जाए, तो फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो उस केस में R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये सीरीज में बन गया, ये कुछ इस तरह का सर्किट बन गया, तो उस केस में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये उस केस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास NR अपॉन M प्लस कैपिटल R, ये वैल्यू आ गई, और ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, नेट बैटरी का EMF आ गया। तो जो करंट होगी, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR बाय M। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि एक मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए करंट की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, और m क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, और m क्या है, m है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब इससे एक थ्योरम बनती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या मैक्सिमम करंट। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर हम निकालना चाहें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है, I इक्वल्स टू NE अपॉन R प्लस NR अपॉन M।
तो इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूँ तो m से इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, MNE अपॉन MR प्लस NR, ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, अब याद करो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यदि मैं क्या लिख दूँ, mr अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में स्मॉल n और स्मॉल r का स्क्वायर में कर दूँ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा mr, है ना, प्लस nr। भाई ये जो रूट है वो स्क्वायर से कटेगा, माइनस कितना बचेगा, 2mr और इंटू nr, ये बच जाएगा, ठीक है, यही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख देंगे, i की वैल्यू को हम कैसे लिख देंगे, i की वैल्यू को हम लिख देंगे MNE, और यहाँ पर ये हमें बनाना है MR प्लस NR। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे अंडर रूट MR कैपिटल का माइनस NR स्क्वायर, और प्लस कर देंगे हम, क्या प्लस कर देंगे, 2 अंडर रूट MR और अंडर रूट NR, ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है इसको रिड्यूस करके हमने इस तरह से लिख लिया। अब मैक्सिमम पावर के लिए क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, है ना। तो मैक्सिमम पावर के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या करनी है, हमें मिनिमम करनी है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये स्क्वायर वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये जो स्क्वायर में जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब ये स्क्वायर वाली चीज़ क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसका मतलब 0 हो जाए। तो 0 कब होगी, 0 करते हैं तो MR माइनस अंडर रूट NR किसके बराबर हो जाए, 0 के, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कैपिटल MR इक्वल्स टू NR, यानी कि R इक्वल्स टू क्या आ गया, NR अपॉन M आ गया, NR अपॉन M आ गया। और ये जो NR अपॉन M है, ये हमने पीछे अभी देखा था कि ये क्या है, ये किसकी वैल्यू थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, ये किसकी वैल्यू थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यानी कि एक मिक्स्ड ग्रुपिंग वाले सर्किट में जिसमें सेल्स की मिक्स ग्रुपिंग हुई है, तो उसमें मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी, जब जो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो फॉर मैक्सिमम करंट के लिए क्या हो गया, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। और ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि मैक्सिमम ट्रांसफ़र करंट के लिए या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए, पावर के लिए क्यों है, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है, I स्क्वायर R। तो I यदि मैक्सिमम हो गया तो पावर भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो उसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है। मैथमेटिकली पूछ लिया जाए तो मैथमेटिकली ये होगा, वैसे अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो स्टैंडर्ड ज़्यादा फॉर्मूला ये पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इस जो थ्योरम है इसको और क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ठीक है। दिस थ्योरम is also called maximum power transfer theorem, इस थ्योरम को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी। तो इस क्वेश्चन में मिक्स ग्रुपिंग का है, इस क्वेश्चन में बोला है 100 सेल्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हो गए, यानी कि MN की वैल्यू दी है 100, टोटल सेल मतलब कितनी रो और वो सब मिला के कितने सेल हैं, 100। तो MN की वैल्यू दी 100 है। EMF कितना दे दिया है, हमें 5 दे दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 ओम दे दी है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, 25 दे दिया है। हमें निकालना क्या है, M की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द
नंबर ऑफ रोज, और बोला है कि प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई, एम एन इक्वल्स टू 100, इसको लिख लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर के लिए कैपिटल आर इक्वल्स टू हो गया स्मॉल आर एन आर अपॉन एम हो गया। तो ये वैल्यू है 25, एन की वैल्यू हमें चाहिए, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और आर की वैल्यू है इंटू 1 अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आई 25m इक्वल्स टू एन आ गया, और इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू है, mn की वैल्यू है 100, mn की वैल्यू 100 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर लिखोगे तो m इंटू, इसको कितना लिख दोगे 25m इंटू 100, तो यहाँ से ये m स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, और यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2, ये तो हो गई नंबर ऑफ़ रोज़। और अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं एक रो के अंदर, तो m की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू एन इंटू 100, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, तो यानी कि एक रो के अंदर टोटल बैटरीज कितनी, टोटल सेल कितने लगे 50, और टोटल रो कितनी है 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात हो रही हो, यानी कि m और n को क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ होने के चांसेस होंगे तो वो यही होंगे कि आप इसको n लिख दोगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 100, तो वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और उस गलत ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है, किसमें, ऑप्शन के अंदर मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद फिर इसको ख़त्म करते हैं। फिर हमें क्वेश्चन दिया है कि इन अ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे बोला है कितनी रोज कनेक्टेड है, 5 रोज। m की वैल्यू कितनी हो गई 5 रो, एंड ईच रो कंटेन्स 10 सेल्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई है। दिस कॉम्बिनेशन सेंड्स अ करंट I थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 220 ओम, कैपिटल R की वैल्यू 20 ओम। इफ द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट एंड 1 ओम। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट का जो फॉर्मूला है कितना है, I इक्वल्स टू NE अपॉन कैपिटल R एन आर अपॉन m। साफ वैल्यू रखो, n की वैल्यू कितनी है 10 है, EMF कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है। उसके बाद कैपिटल R की वैल्यू आपको दी है 20, कैपिटल R की वैल्यू 20, n की वैल्यू कितनी है 10, स्मॉल r की वैल्यू दी है 1, और नंबर ऑफ़ रोज कितनी है 5 है। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 5 2 = 10, और ये 20 + 2 कितना हो गया 22, और ऊपर कितना हो गया 15, तो 15 अपॉन 22, तो 15 अपॉन 22 यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 0.68। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज़ में जब सेल्स को कनेक्ट किया गया था, राइटली कनेक्टेड थे, रॉन्गली कनेक्टेड थे, क्या कंडीशंस बनी थी, किस तरह से न्यूमेरिकल उन पे सॉल्व होते हैं। फिर हमने देखे किसके ऊपर, पैरेलल ग्रुपिंग का। फिर देखा हमने मिक्स ग्रुपिंग का, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।